हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले रिसर्च में हमने देखा था कि सबसे पहले किसी भी समस्या को पहचाना जाता है, समस्या के हिसाब से परिकल्पना जो है हाइपोथेसिस उसका निर्माण किया जाता है। फिर उससे रिलेटेड फैक्ट या जो कोई प्रदत्त डाटा ऑलरेडी उनका संकलन एकत्रित किया जाता है, उन तथ्यों को का विश्लेषण किया जाता है और उस उनके अलावा उन तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद हम कुछ डिसीजन लाते हैं, कुछ समस्या के विशेष हल को खोजते हैं या सैद्धांतिक आधार का निर्माण करते हैं। चलिए अब है अनुसंधान की विशेषताएं। तो अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना है। अनुसंधान में बेसिकली किसी चीज की खोज होती है। आप किसी नई चीज का खोज किया है और खोज ऐसी हो कि जो समाज में कुछ वैल्यू रखता हो। जरा सा वेरिएशन हो जाना खोज नहीं होगा। खोज में उसका या तो मूल रूप चेंज हो या उसकी इम्पोर्टेंस, उसका जो यूज है या और बेनिफिशियली रूप से उसका यूज हो रहा है, इस प्रकार से वो यूज किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर जानना चाहता है कि अगर कोई किसी प्रकार की दवा है जो हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको नियंत्रित किया जाता है, तो वो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करेगा और विभिन्न दवाओं का परीक्षण करता है ताकि इस समस्या का सही समाधान मिल सके। मतलब वो अलग अलग विधियों से उस चीज के लिए दवा बनाएगा, परीक्षण करता जाएगा। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू करेगा, एक वैज्ञानिक विधि की तरह विधि से समाधान ढूंढा जाता है इसमें। नेक्स्ट है अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शोध करता है, जो रिसर्च कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है कि अगर कोई खाद है पौधों की वृद्धि में सबसे ज्यादा कौन सी खाद अधिक मदद करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो समान परिस्थितियों में अलग अलग खाद का प्रयोग करता है। मतलब एक जैसी स्थिति है, मान लीजिए अगर बीज से स्टार्ट किया तो बीज एक जैसी स्थितियों को अलग अलग उस पर खाद का प्रयोग करेगा और फिर निष्पक्ष रूप से वो क्या करेगा, परिणामों का विश्लेषण करेगा ताकि निष्कर्ष कैसा हो, विश्वसनीय निकले। ठीक है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल यूज करके वो देख रहा है तो निष्कर्ष कैसा होगा, विश्वसनीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुसंधान एक विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है इसमें। यह पूर्णतः तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। मतलब हर चीज को क्या जांच करके देखा जाता है ना। अगर मान लीजिए वैज्ञानिक ने ऐसे परिकल्पना की है, मान लीजिए कि जैसे जो स्मोकिंग होती है उससे फेफड़ों का कैंसर होता है, मान लीजिए, है ना, ये इस बारे में उसने कल्पना करी। तो वो उसको प्रमाणित करने के बजाय क्या करेगा, इसके आंकड़ों और प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण करता है। मतलब उसका यही नहीं है कि मैंने जो सोच लिया है उसको मुझे प्रमाणित ही करना है, नहीं ये सही है, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, डाटा एकत्रित करेगा, है ना, प्रयोग कर करके देखेगा, परीक्षण करेगा ताकि निष्कर्ष जो हो एकदम तार्किक हो और सत्य निकले। वो सिर्फ उसने जो बोल दिया है, उसने जो परिकल्पना कर ली, जो सोच लिया है, उसको सिद्ध नहीं करने में लगा रहेगा। वो एकदम तार्किक और सत्य बात निकालने की कोशिश करेगा। अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता, बल्कि अनुसंधान में व्यापीकरण, नियमों का या सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है। जैसे कोई टीचर है, छात्रों को क्या उनकी मतलब जो अध्ययन के जो आदतें हैं ना, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उस पर शोध करता है। अगर कोई टीचर ऐसे देख रहा है कि छात्र किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उनके जो आदत है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो उन आदतों को देखते हुए वो क्या करेंगे टीचर कि एक नया शिक्षण सिद्धांत विकसित कर सकता है, जो क्या होगा, जिससे छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा वो। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि पुनः प्राप्ति और संग्रहण करता है, लेकिन ये उन नियमों और सिद्धांतों के विकास पर बल देता है। मतलब शोध करके पता पड़ गया कि स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ते हैं, उनकी आदत क्या है, उनकी क्या टेंडेंसी है पढ़ाई को लेकर, किस तरीके से वो मतलब किस मेथड को वो ज्यादा यूजफुल समझते हैं, मतलब समझने में ज्यादा अच्छा आएगा उनको किस तरीके से। तो यहाँ पर नया शिक्षण सिद्धांत विकसित कर लिया जाएगा
और इससे क्या होगा, छात्रों की सीखने की क्षमता में बड़ा मतलब बढ़ेगी, मदद मिलेगी इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विधियों प्रविधियों विविध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इन आंकड़ों का शोधन, संलेखन, अभिकलन व विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि जो भी आंकड़े हैं उनके संग्रहण के लिए क्या है, वो विधियों का यूज करेगा, कोई मेथड यूज करेगा ना, वेद उपकरण के यूज करेगा, और उसके बाद उन आंकड़ों से शोधन, संलेखन, विश्लेषण करेगा। मान लीजिए अगर कोई समाज सोशलिस्ट है, समाज शास्त्री है, वो समाज में ये देखना चाह रहा है कि गरीबी के कारण पे शोध करना चाहता है कि समाज में गरीबी क्यों है ना, ये जानना चाहता है। तो वो सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा, लोगों से साक्षात्कार करेगा, बातचीत करेगा कि क्या क्यों है वजह, मतलब हर किसी का अलग अलग रीजन होगा, तो साक्षात्कार करेगा। फिर उन आंकड़ों के संग्रहण के लिए क्या करेगा, उचित उपकरणों का यूज करेगा, विधियों का यूज करेगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कुछ भी वो मेथड, उसकी एक वैलिड मेथड जो होगी उसको यूज करेगा। फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, है ना, एवेल्यूशन करेगा, और उसके बाद वो निष्कर्ष निकालता है। तो यहाँ पर अनुसंधान की क्या विशेषता है कि ये सब चीजों को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है, एक प्रॉपर विधि और वेद उपकरणों का उपयोग करता है। वो अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्यता होती है। तो सबसे पहले जब भी अनुसंधान स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक क्वेश्चन से, एक समस्या जो हम एक ढूंढते हैं कि किस समस्या का, एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि किसको ढूंढना है, हम किसके बारे में जानकारी निकालना है। जैसे मान लो अगर कोई इंजीनियर है, वो रिसर्च करना चाहता है कि कोई सोलर पैनल जो है उसका डिजाइन बिजली उत्पादन को बढ़ा सकता है, मतलब किस प्रकार की डिजाइन, अगर क्या जो है, क्या सोलर पैनल जो है वो का जो डिजाइन है वो बिजली उत्पादन को बढ़ा सकता है क्या। तो वो क्या करेगा, इस सवाल को पहले तो उसने क्वेश्चन सर्च किया कि ऐसा कोई है क्या सोलर पैनल जो ऐसा कर सकता है, मतलब ऐसी डिजाइन जो है होगी क्या। क्वेश्चन अराइज हुआ, अब उस क्वेश्चन को लेकर वो अनुसंधान शुरू करता है, और इसको फिर सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए वो अलग अलग विधियां, वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाता जाता है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन से अराइज होता है ये। फिर अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान की प्रासंगिकता से तब होती है, तय होती है ना। तो अगर जो उसकी गुणवत्ता है उसकी प्रासंगिकता से तय होती है। अगर जैसे एक शोधकर्ता ने किसी विशेष समुदाय में देखना चाह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार है, मतलब पर्टिकुलर किसी विशेष समुदाय पे शोध कर रहा है शिक्षा की गुणवत्ता को देखने के लिए, तो उसकी गुणवत्ता, जो अनुसंधान की जो गुणवत्ता है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वो समुदाय के लिए कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, मतलब वो चीज, वो पढ़ाई लिखाई जो है उस समुदाय के लिए कितना प्रासंगिक है, वो रिसर्च उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये उस चीज पर ध्यान, मतलब उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता, बल्कि यह उन मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें प्रेक्षण द्वारा परखा जा सके। जैसे एक वैज्ञानिक के पास है कि पेड़ों के पास रहने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, ये एक विचार है, ठीक है। तो इस विचार को तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि वो इस पर प्रयोग नहीं कर लेता है और परिणामों का निरीक्षण नहीं कर लेता, तो तब तक इस विचार को, इस थॉट को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब अगर अनुसंधान की का मेन बेसिक ये है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं करना है, मतलब ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं बता रहा है, ये सिर्फ की विधि नहीं, विधि को नहीं मानता जब तक कि उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो किससे परखा जाता है, वो बार बार नए नए तरीके से उसको मतलब प्रयोग करके, प्रयोग किया जाएगा उस पर बार बार, और तब जाके उसको मान्यता दी जाएगी। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मानदंडों का प्रयोग है ना। तो यहाँ पर क्या, नए नए तरीकों का प्रयोग करना ना, मतलब जो भी है, नए नए तरीकों के, नए नए स्टैंडर्ड मानदंड बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई वैज्ञानिक को पता लगाना है कि जो
कौन सी ऐसी तकनीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बेहतर तरीके से निकाल सकती है, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है, तो ऐसी कौन कौन सी मेथड है। तो वो क्या करेगा, नए नए तरीकों का प्रयोग करेगा, इसका परीक्षण करेगा। तो एक मानदंड का प्रयोग होता है, बार बार वो एक उस चीज का यूज करेगा। अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये केवल आंकड़ों परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, इसमें भावनाओं को और व्यक्तिगत पक्षों विचारों पर कोई, क्योंकि बार बार प्रैक्टिकली उस चीज को यूज करके देखा जाएगा, डाटाओं को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके रिजल्ट क्या आता है, तो उस पर निष्कर्ष करके सटीक रूप से उस चीज को निकाला जाता है। अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं। सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा तथा व्यवहारिक कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। जो अनुसंधान कितना सही है, उसकी गहराई किसके उस पर डिपेंड करता है, उसमें अर्जित तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से अनुसंधान किया जाता है ना। तो सैद्धांतिक कार्य में क्या होगा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम डाटा को देखेंगे, रिसर्च करेंगे, और व्यवहारिक कार्य में क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट, अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्त, मतलब जो डाटा है को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक व्यवस्थित। अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। शोध का कार्य का आलेख त्रुटि रहित हो, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने शोध से संबंधित विशेषताएं देखी है। अब नेचर ऑफ रिसर्च, शोध की प्रकृति क्या होती है। तो अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, साथ ही पुरानी त्रुटियों एवं भ्रम धारणाओं का परिमार्जन करती है। तो ये क्या है, एक बौद्धिक और तार्किक वैज्ञानिक प्रक्रिया, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नए तथ्यों को, नए जो ज्ञान है, नए सिद्धांतों को सामने लाया जाता है, मतलब प्रकाश में लाया जाता है, क्योंकि उस पर रिसर्च हुआ, उस पर नया नया जो भी विश्लेषण निकाला, उससे क्या होगा, नया ज्ञान सामने आएगा या नया सिद्धांत सामने आएगा, जिसमें क्या होगा कि पुरानी त्रुटि और जो भ्रम है वो हट जाएगी। मान लीजिए पहले अगर कोई रिसर्च हुई, उसमें कोई त्रुटि वगैरह थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट थी समाज के लिए, वो रिसर्च जो थी, लेकिन जब वापस से और हमने जब किया तो उसमें नया ज्ञान आया, और जो पुरानी त्रुटियां थी, वो भ्रम जो थे, वो खत्म हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर कोई साइंटिस्ट ने ये माना कि जो सभी बैक्टीरिया है वो हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने, एक हमारा एक ज्ञान था हमारे पास, हमने जब रिसर्च करी थी तब उस वक्त आया था कि बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। लेकिन फिर रिसर्च हुआ, नया रिसर्च हुआ, नए शोध में ये पता चला कि कुछ बैक्टीरिया जो है, जो आंत में पाए जाने वाले, मतलब जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे कि आंत में पाए जा रहे हैं, या हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए मतलब फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ अनुसंधान की ये जो बौद्धिक और तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से हमारा जो पुराने भ्रम थे, ये भ्रम कि बैक्टीरिया, सभी ही बैक्टीरिया हानिकारक हैं, ये भ्रम को दूर करता है, और नया ज्ञान का प्रकाश हमारे सामने आता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होती है। तो साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च करता है, जिसने क्या किया, नई दवा विकसित की जो डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसने अपने शोध में परिणामों को एक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित कर लिया, मान लीजिए, है ना। तो जिससे क्या हुआ, जो अन्य डॉक्टर है और वैज्ञानिक है, उन्हें भी इस ज्ञान का, मतलब नए ज्ञान का उपयोग वो कर सके, ये उन्होंने प्रचार प्रसार के द्वारा इस चीज में सहायक होती है ये ज्ञान जो है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा जो होता है, हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं पर्सनली। जैसे मान लीजिए अगर स्कूल पर रिसर्च हुआ, स्कूल से संबंधित कोई हमने शोध लिया है, तो इस पर्टिकुलर, उस अगर किसी क्षेत्र से रिलेटेड हमने स्कूल पर रिसर्च कर रहे हैं,
तो वहाँ उस क्षेत्र के सारे स्कूलों में जाकर पर्सनली हमने डाटा इकट्ठा किया, सब जो हमारे क्वेश्चन है वो सब पता करके उनसे पूछताछ करके जो किया कलेक्शन, वो प्राइमरी डाटा हो गया हमारा। और सेकेंडरी डाटा ये हुआ कि जब उन चीज़ों को हमने कहीं पे पब्लिश कर दिया, जैसे हमारी कितनी रिपोर्टें होती है ना, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ये है, तो ये जो जहाँ से हम तथ्य ले रहे हैं ये हमारा सेकेंडरी, जब हम उसको लेते हैं तो ये हमारा द्वितीय स्रोत से आंकड़ा माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई रिसर्चर जो है वो जानना चाह रहा है कि क्या सामाजिक मीडिया जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्रों की पढ़ाई के पर नकारात्मक प्रभाव डालता है क्या, क्योंकि आजकल ये मीडिया मतलब ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत अभी बहुत चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखना है कि छात्रों की पढ़ाई पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया कि इस छात्रों के उपयोग के जो मतलब प्राथमिक स्रोत है वहां से जो उनके उपयोग के आंकड़े और पिछले जो शोधों जो द्वितीय स्रोत माना जाएगा उसको इकट्ठा करा और फिर विश्लेषण किया। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हमने क्या पूर्वाग्रह से मुक्त है, मतलब इसमें कोई हमने पक्षपात या कुछ इसमें गलत जगह से नहीं लिया है, एक्चुअल जो है वो डाटे पर हमने ये रिसर्च की है। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है ना। तब जैसे मान लीजिए, मान लो कि क्या हरी सब्जियां खाने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, ग्रीन वेजिटेबल क्या इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अब क्या किया कि विभिन्न आयु के वर्गों के बीच के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है ना, और फिर जो डाटा आया उसको एक सांख्यिकी विधियों से विश्लेषण किया गया, तो जिससे क्या होता है एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। फिर है अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित व वस्तुनिष्ठ होता है। इसके द्वारा किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है या फिर प्राचीन तथ्य, सिद्धांत या विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण या परीक्षण किया जाता है। यह सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।